हेलो लिसनर्स, मैं हूं मिस अनमो एंड आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो में। आप इमेजिन करते जाना और मैं बकते जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हो तो आखिर तक वीडियो देखना। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगी, मतलब ये एक सीजन 2 है और उस स्टोरी से स्टोरी का कोई लिंक नहीं है, मतलब अलग है दोनों स्टोरीज पहले से ही। मतलब जो स्टार्टिंग से एंड तक जो हुआ था वो खत्म हो चुका है एंड ये एक न्यू स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का फूलों का गुलदस्ता लेके एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड सभी से यस करके नारे लगा रहे थे, मतलब उसे हाँ बोलने के लिए बोल रहे थे। लड़की ने शर्माते शर्माते बुके ले लिया, मतलब एक्सेप्टेड। उसके बाद उसे सीने से लगा के स्माइल करने लगी। दूसरी तरफ लड़का भी शर्माते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उसके बाद जोर से आवाज आती एंड कट। इसके बाद जो है सभी के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। लड़की का एक्सप्रेशन शर्मान से लेकर गुस्से तक आ जाती है। लड़के का शर्माना फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। उसके बाद लड़का जब खड़ा होता है, लड़की बुके उसके मुंह पे दे मारती है। ये सीन देख के पूरा क्राउड शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कैमरामैन को जो कट बोला था। हम देखते हैं वो कैमरामैन उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा था एंड वो दोनों क्वाइटली खड़े थे और एक दूसरे को मतलब एक फ्रस्ट्रेशन जैसी नजर से देख रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। आप यही सोच रहे हैं ना कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं? बताती हूँ मैं। पता है मुझे, ये जानना है आपको, मैं बता रही हूँ। 1 मिनट वेट करो। जो लड़का प्रपोज कर रहा था वो सिड है, जिसे प्रपोज कर रहा था वो आयशी है और जो कैमरा लेके खड़ा था वो रोहन है। नाम से तो आप फैमिलियर होंगे ही, अब मैं इनका रिश्ता भी बता देती हूँ। जो रोहन है वो आयशी एंड सिड का बहुत अच्छा फ्रेंड है और आयशी एंड सिड एक दूसरे के एक्स हैं और उन दोनों के साथ में एक वीडियो बनाना था रोहन को, क्योंकि वो इंटरनेट में वो पोस्ट करना चाहता था, इसीलिए। ये एक स्केच वीडियो था और उसमें आयुषी एंड सिड काम कर रहे थे, बट उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट ब्रेकअप से पहले से ही वो ये काम कर रहे थे। क्योंकि रोहन का नुकसान हो जाता है, इसी वजह से वो मान गए थे। सिड एंड आयुषी एक दूसरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर से डेट कर रहे थे। रोहन उनका बेस्ट फ्रेंड था और एक ग्रुप था उनका पूरा। एक दिन रोहन आता है एंड उसके ग्रुप के सामने बोलता है, मतलब जो भी थे उनके ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, सबको बोलता है कि उसने एक स्टोरी लिखी है जिसका वो एक फिल्म बनाना चाहता है, बट उसके पास कोई मतलब अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है कि कोई उसके स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करे, कोई डायरेक्टर। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़की आरोही, वो रोहन को पसंद करती थी एंड वो चाहती थी कि रोहन ये सक्सेसफुली कर पाए, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया स्टार थी। इसी वजह से वो उसे एडवाइस करती है कि ये फिल्म बना के वो सोशल मीडिया पे अपलोड करे ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। ये आइडिया रोहन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसी वजह से वो स्केच बनाने के लिए रेडी हो जाता है। काफ़ी सोचने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि डायरेक्शन भी वो खुद ही करेगा। बस अब एक्टर और एक्ट्रेस कौन होंगे ये डिसाइड करना बाकी था। उसके बाद वो अपने फ्रेंड सर्कल में सबका ऑडिशन लेने लगता है और वो काम जो है वो प्रॉफिट अगर होगा तो ही उनको पैसा मिलेगा, मतलब पेमेंट होगा, वरना नहीं कर सकेगा। और सब लोग हेल्प करने के लिए मान जाते हैं एंड सबसे अच्छा एक्टिंग जो है, मतलब एकदम पेयरिंग में जो है, ये एक लव स्टोरी था, सबसे अच्छा बैठते थे सिड एंड आयुषी। इसी वजह से उनको ही मेन कपल में रखा गया एंड बाकी फ्रेंड्स भी थे और भी जो साइड रोल कर रहे थे। इसी बीच आयुषी की फैमिली उसे प्रेशर देने लगते हैं मैरिज के लिए, बट वो रेडी नहीं थी बिकॉज सिड भी तभी अंडर एज था। मतलब शादी अगर करनी होगी तो लड़के को 21 प्लस होना चाहिए और लड़की को 18 प्लस। तो सिड जो है वो 21 प्लस नहीं था, इसी वजह से वो मना कर रही थी शादी करने के लिए। इवन तो वो दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे, अगर शादी करवा दी जाए तो वो क्या करेंगे, ये भी वो सोच रही थी। इसी वजह से बहुत बार मना करती है एंड जब ये सिड से वो शेयर करती है तब सिड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके फैमिली वालों के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, जो आयशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंड उसे वो बोल देती है मुँह पे कि तुम्हारे से अच्छा कि जो मेरे फैमिली बोलेंगे उसी लड़के से शादी करूँगी, कम से कम मेरे फैमिली की इज्जत तो करेगा वो। ये सुनकर सिड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बहुत ही गलत सलत बोलने लगता है आयशी को। उसे कैरेक्टरलेस तक बोल देता है
बोलता है कि शायद तुम्हें एक लड़का सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तुम्हारे सेक्सुअल अर्ज को, इसी वजह से तुम किसी और लड़के के पास जाना चाहती हो, मुझ में ही कमी होगी। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगते हैं एंड आयशी उसे थप्पड़ मार देती है ये सुनकर। उसके बाद वहाँ से चली जाती है एंड उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। आयशी घर जाती है एंड बोलती है उसके लिए लड़का देखने के लिए, और सिड भी वहाँ से चला जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, किसी से 2 दिन तक बात नहीं करता, इसी वजह से काम भी रुका हुआ था। और उसके बाद बहुत टाइम बीत जाता है, 2-3 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद ये लास्ट शूट बाकी था वो भी हो जाता है। स्केच तो बन जाता है बट एडिटिंग का काम बाकी रहता है, जो कि करने वाली थी हमारी शगुन, जो रोहन की गर्लफ्रेंड है। आरुषि को इस बारे में नहीं पता था कि रोहन की कोई गर्लफ्रेंड है और वो उस पर क्रश रखती थी। रोहन स्केच के बारे में सबके साथ डिस्कस कर रहा था, तभी वो बताता है कि इस स्केच को एडिट करने वाली है शगुन, उसकी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर जो है हमारी आरुषि की दिल टूट जाती है एंड वो भी शादी करने के लिए मान जाते हैं, जिसके साथ उसकी फैमिली चाहती थी। मतलब किसी के साथ फिक्स नहीं हुई थी, मतलब वो मन ही मन सोच लेती है कि वो लव में जाएगी ही नहीं, जिसके साथ उसके पेरेंट्स फिक्स करेंगे उसी से शादी करेगी। उनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आयशा की शादी फिक्स हो गई होती है एक लड़के के साथ, इवन तो कुछ ही महीनों के अंदर उनकी शादी भी हो जाती है। सिड खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है जो कि सक्सेसफुल रहती है एंड फ्यूचर में उसकी भी शादी हो जाती है। उसकी शादी थोड़ा सा मेजरेबल होती है क्योंकि उसकी शादी हुई होती है शगुन के साथ, जो कि रोहन की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों कुछ साल तक शादीशुदा रहते हैं बट उसके बाद 2-3 साल बाद डिवोर्स हो जाता है उनका एंड जो शगुन होती है वो रोहन के साथ शादी कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयशी को, जो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवा रही होती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो खून की उल्टियाँ कर रहा था एंड उसके पूरे कपड़े में खून ही खून होता है एंड उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खून लगा हुआ था एंड आयशी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लग रही थी और वो स्ट्रेचर को पकड़ के दौड़ रही होती है डॉक्टर्स के साथ ही एंड वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी। उसके बाद जब उसके एडमिट कर दिया जाता है तब वो बैठ के काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है एंड रोने भी लगती है। हम देखते हैं आयशी के पापा को जो हॉस्पिटल में आते हैं, उसके बाद आयशी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें मिल जाती है आयशी, जो कि एक बेंच पे बैठी हुई थी, मतलब चेयर में बैठी हुई थी एंड उसके पास आते हैं उसके पापा एंड उसे कंसोल करने लगते हैं और आयशी उन्हें हक करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद आयशी शांत हो जाती है थोड़ा सा एंड वो अपने पापा से पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ और ऐसी हालत है। उसके पापा बोलते हैं कि हॉस्पिटल में उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने उसे देखा एंड उसे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर उनकी बेटी एंड दामाद आए हैं एंड उनकी दामाद की ऐसी हालत है। ये सुनकर वो रह नहीं पाए एंड चले आए भागे भागे, क्योंकि उनसे नहीं रुका जा रहा था एंड वो उनकी एक लौती बेटी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं एंड बोलते हैं कि उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आयशी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है एंड घबराते हुए बोलती है कि हम दोनों तो बस घूमने आए थे, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, अचानक से अनकॉन्शियस हो गया एंड बॉडी उनके नोज़ में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया एंड पूरे कपड़ों में ब्लड ही ब्लड हो गया। तो बहुत मुश्किल से मैं हॉस्पिटल ले आई उनको। ये बोलकर वो अपने पापा को पकड़ती है एंड बहुत उनको समझाने लगती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, मतलब वो खुद को अंदर से समझा रही थी। डॉक्टर बोलते हैं कुछ घंटे ही हैं उनके पास। ये सुनकर आयशी घबराते हुए बोलती है आप झूठ बोल रहे हैं ना। खुद को अंदर से वो काउंसिल करने की कोशिश कर रही थी बट उससे हो नहीं पा रहा था एंड वो डॉक्टर से ये पूछने लगती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं नहीं, उनको लास्ट स्टेज कैंसर है जिनसे बचा नहीं जा सकता। इवन तो पहले ट्रीटमेंट पॉसिबल था उनका लाइफ, मतलब केमोथेरेपी से जो है 5-6 साल और एक्सटेंड हो सकता था बट सही टाइम पे नहीं लाया आपने। मे बी अगर आप 2-3 साल पहले ले आते, इलाज स्टार्ट होता तो वो ठीक हो सकते थे बट अभी पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर आयशी बोलती है आप क्या बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले तो ठीक थे, 2 साल पहले से कैंसर, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है एंड उसके बाद वो बैठ जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बड़बड़ा रही थी और बैठ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर आयशा अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही होती है एंड उसके सारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे होते हैं वहाँ पर लास्ट बार उसके साथ मीटअप करने के लिए, मतलब मिलने के लिए।
आयशी मुस्कुराते हुए उसके साथ बातें कर रही थी एंड उसे दिलासा दे रही थी कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब खुद ने ये नहीं माना था कि वो मर जाएगा। इसी वजह से वो ऐसे ही बिहेव कर रही थी कि कुछ भी नहीं होगा उसके हस्बैंड को। थोड़ी देर बाद उसके रिस्पॉन्स आना बंद हो जाते हैं आयशी के हस्बैंड के, एंड फिर भी जो है आयशी उससे बातें करने लगती है और बोलती है तुम सो गए, ऐसे कैसे सो सकते हो। उसके बाद जो है उसकी मदर इन लॉ, जो आयशी से कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी, हमेशा ताना मारती रहती थी और उन्हें आयशी पसंद भी नहीं थी, वो आयशी को संभालने लगती है बिकॉज उनके पास और कोई फैमिली मेम्बर नहीं बचा। उनके हस्बैंड जिंदा है, मतलब उनका डिवोर्स हो चुका है एंड वो अलग रहते हैं। आगे आपको इसके बारे में और भी पता चलेगा। आयशी को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। बिना खाए पिए वो बिता दे रही थी अपने टाइम को। कभी कभी ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था तभी खा रही थी, एंड उसकी जो हालत हुई है वो उसके पापा से देखा नहीं जा रहा होता है। कुछ महीने बाद आयशी के फादर का हीट स्ट्रोक से डेथ हो जाती है, जिस वजह से आयशी और भी ज़्यादा टूट जाती है और उसकी मदर इन लॉ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। जैसे कि पहले जब उसकी शादी हुई थी और वो घर में नई नई आई थी तब उनका ख्याल रखती थी, वैसे ही बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अगर आपको पता होगा कि दो औरतें एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा झगड़ा ही होता रहता है, वैसे ही। नहीं, मैं झगड़ालू नहीं हूँ, बट मैंने देखा है। आयशी के पापा की डेथ को 2 साल हो जाते हैं एंड आयशी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मतलब पहले वो काफ़ी चेयरफुल थी और अभी बहुत ज़्यादा क्वाइट बन चुकी है। अचानक एक दिन आयशी के फादर इन लॉ उन्हें ढूंढते हुए उनके घर आ जाते हैं। मैं इनका हिस्ट्री थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आयशी के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है, मतलब पेरेंट्स इन लॉ, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होना स्टार्ट हो गए थे। इसी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे एंड दोनों के पास एक एक बच्चा था। मतलब जो उनके मदर इन लॉ के साथ आए थे, मतलब जो आयशी के हस्बैंड है वो बड़े हैं एंड उनका एक छोटा बेटा है। उनके सेपरेशन के वक्त दोनों इतने भी छोटे नहीं थे एंड जो आयशी के हस्बैंड थे उन्होंने खुद चूज़ किया था कि वो अपने मदर के साथ रहना चाहते हैं, एंड जो उनके छोटे भाई थे उन्होंने खुद चूज़ किया था कि वो अपने फादर के पास रहना चाहते हैं। सेपरेशन के बाद से इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कनेक्शन नहीं थी, मिनिमम कम्युनिकेशन तक नहीं होती थी। मतलब तुमने सही सोचा है कि इस फादर को पता ही नहीं है कि उसके सन की डेथ हो चुकी है। आयशी के फादर इन लॉ एंड उनके छोटे बेटे जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दूसरी सिटी में रहते थे, एंड जो उसकी मदर इन लॉ है और उसके जो हस्बैंड है वो दोनों दूसरी सिटी में रहते थे और शादी के बाद आयशी उनके साथ ही रहती थी। जब आयशी के फादर इन लॉ आते हैं तो वो अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं वहाँ पर आने के बाद, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है। जब आयशी के फादर इन लॉ उनके घर पहुँचते हैं तब आयशी अकेली थी, उसकी मदर इन लॉ घर से बाहर थी किसी काम से, और जो है आयशी और उसके फादर इन लॉ एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। मतलब आयशी को लगता था कि वहाँ पर नहीं रहते या फिर मर गए हैं, कभी उसने पूछा ही नहीं। आयशी के फादर को पता था कि ऐसा ऐसा डिवोर्स हो गया है उनके बीच और वो नहीं रहते इनके साथ, बट आयशी को नहीं पता था उतने अच्छे से। आयशी जब देखती है एक अनजान आदमी उनके घर में घुस रहे हैं तो वो उन्हें रोकने लगती है एंड बोलती है कि आप कौन हैं और हमारे घर में ऐसे घुस कैसे सकते हैं। और जो वो आदमी है वो बोलते हैं यहाँ पर मेरी वाइफ एंड और मेरा बेटा रहता है। तुम कौन हो लड़की? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा और हम मेरे बेटे के घर में तुम क्या कर रही हो? और जो आयशी है वो वाइट कपड़ों में थी एकदम, क्योंकि उसने साड़ी नहीं पहनी थी, उसने एक कुर्ती टाइप ड्रेस पहनी थी। मतलब क्या बोलते हैं उसे, अनारकली में भी उस टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी। इसी वजह से उनको समझ में नहीं आता है कि ये विधवा है। उन्हें लगता है कि वाइट कलर के ड्रेस पहने एक लड़की है। आयशी उनसे पूछती है कि आप किन्हें चाहते हैं, मतलब आप किन से मिलना चाहते हैं। तब वो आदमी बोलते हैं, उसकी मदर इन लॉ का नाम बोलते हैं। उसके बाद ये सुनकर जो है आयशी उन्हें बैठने के लिए देती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बोलती है वो आने वाले हैं, वो आ जाएंगे फिर आप मिल लेना। आयशी उनके लिए चाय बनाती है, इवन उन्हें नाश्ता भी देती है। खाने के बाद वो बैठे हुए थे, थोड़ी देर बाद जो है आयशी की मदर इन लॉ आती है एंड उन्हें देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज
एक तो उन्होंने उनके साथ कभी कनेक्शन नहीं रखी, कभी कम्युनिकेट करने की कोशिश भी नहीं करी। ऊपर से जब उनके बेटे की डेथ हुई तब भी उन्होंने किसी भी तरीके की एक्शन नहीं लिया, मतलब वो नहीं आए देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बेसिकली जिंदा है कि मर गए हैं। जब आयशी की मदर इन लॉ आती है तब उनके हाथों से बैग वगैरह लेती है आयशी एंड घर के अंदर रखने के लिए चली जाती है। और जो उसके सास ससुर के बीच झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी सास बोलती है कि आप यहाँ पर इतने सालों बाद किस लिए आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई फिर से मेरी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, मुझे तुमसे मिलना था, हमारे बेटे से मिलना है, तुम उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, तुम बकवास करती हो हमेशा। ये बात सुनकर आयशी थोड़ा भड़क जाती है एंड बोलती है आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते, बदतमीजी कर रहे हैं आप, कौन है आप, हमारे घर में आके हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, निकल जाइए यहाँ से। फिर अपनी सास की तरफ मुड़ती है एंड बोलती है कि कौन है ये, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आज तो भला हो कि छुट्टी था, वरना मैं अगर काम पे चली जाती तो ये तो आपसे और भी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। ये मेरे उम्र के नहीं हैं, आपकी उम्र के हैं, मेरे पापा की उम्र के हैं, आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलिए, ये बदतमीजी नहीं कर सकते ऐसा हमारे साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिड को, उसके एक हाथ में चाबी था, वो उंगलियों से घुमा रहा था उसे एंड वो इधर उधर कुछ देख रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर और वो उसे देखने लगता है। ये देख के वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो बोलता है वो मैडम, मैं आपको नहीं देख रहा था जो थप्पड़ मार दिया आपने, ये मकान नंबर कितना है। उसके बाद वो देखने लगता है खुद ही और उससे पूछता है क्या 379 जो क्वार्टर है वो किस तरफ है। उसके बाद वो लड़की सॉरी बोलती है उसे एंड दिखा देती है। उस तरफ वो जाने लगता है, तभी वो लड़की उसे रोकती है एंड बोलती है कि आपको वहाँ पर क्यों जाना है। ये सुनकर सिड बोलता है कि आपको क्यों जानना है, मुझे वहाँ पर क्यों जाना है, मुझे मिसेस सुलोचना से मिलना है। वो लड़की बोलती है वो सलो आंटी से मिलना है, आपको क्यों मिलना है, आपको क्या काम है उनसे। सिड बोलता है वो मैं आपको क्यों बताऊं। ये बोलकर वो आगे चलने लगता है और वो लड़की बोलती है रुकिए रुकिए, मैं आपको पहुंचा दूंगी अगर आप बता देंगे। तो उसके बाद सिड बोलता है ठीक है आप चलिए मेरे साथ, मैं वहीं पर दिखा दूंगा आपको मुझे क्या करना है। वो लड़की जो है वो दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जाने लगती है एंड उसे परेशान करने लगती है, बहुत सारे सवाल करने लगती है। वो लड़की पूछती है कि क्या आप उनकी बेटी को देखने के लिए आए हैं, पर दी ने तो बोला था कि उनको शादी नहीं करनी। सिड ने एक सनग्लास लगा रखा था जिसे वो खोल के उससे पूछने लगता है क्या बात कर रही हो, उनकी कोई बेटी नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। वो लड़की बोलती है नहीं, गलतफहमी आपको हो रही है, यहाँ पर तो उनकी बेटी काम करती है, उसी हिसाब से वहाँ पर उनको क्वार्टर मिला है, वहीं पर वो रहती है, नहीं तो वो तो कुछ काम नहीं करती, वो सिर्फ घर का और बाहर का जो वैसे काम होता है घर के ही काम करती है, इस उम्र में क्या वो काम करने जाएंगी। ये सुनकर सिड बोलता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रहा है, उनका 2 बेटा है, उनकी कोई बेटी नहीं है। वो लड़की बोलती है अच्छा, मतलब 2 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं और मुझे पता ही नहीं होगा कि उनका बेटा है कि बेटी है, उनका बेटा लड़की बन घूमता है, राइट, यही कहना चाहते हैं आप। ये सुनकर सिड बोलता है अपना मुंह बंद रखो, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात है। वो दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद वो लड़की फिर से पूछने लगती है क्या तुम दी के आशिक हो जो उनके माँ से उनकी हाथ मांगने के लिए जा रहे हो। ये सुनकर सिड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसे ज़ोर से बोलता है शट अप, और फिर से एक भी सवाल किया ना तो तुम्हारे मुंह में सेलो टेप चिपका दूंगा। और कब से दी दी लगा रखा है, कौन है ये दी, तुम्हारी बहन है क्या जो तुम इतनी क्लोजनेस से दी बुला रहे हो, दी तो सगे भाई बहन ही बुलाते हैं। वो लड़की बोलती है अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी सगी बहन की कलीग है, तो वो दी तो उनकी फ्रेंड भी दी हुई ना, हिसाब बराबर। ये सुनकर सिड और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसे फिर से चुप कराता है एंड आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयशी, उसकी सास के नाम ही होता है सुलोचना एंड उसके ससुर जो है मतलब जो आए हैं अभी उनका नाम है प्रदीप। आयशी की सास उसे चुप होने के लिए बोलती है एंड बोलती है तुम एक काम करो, ग्रोसरी का जो भी सामान लगेगा ना तुम वो लेने जाओ अभी। ये सुनकर आयशी पहले नहीं मानती बट उसे चुप करा देती है उसकी सास एंड भेज देती है और वो चली जाती है वहाँ से। हम देखते हैं आयशी घर से बाहर निकल जाती हैं एंड तभी जो है वो लड़की एंड सिड वहाँ पर आते हैं। वो लड़की आयशी को देखकर दी बोल के पुकारने लगती है बट वो काफ़ी दूर चली गई थी तो उसे समझ में नहीं आता।
और वो वहाँ से चली जाती है। और सिड जो है आयशी को पीछे से देखता है एंड उसे समझ में नहीं आता, मतलब वो पहचान नहीं पाता कि वो आयशी है। वो लड़की सिड से बोलती है, देखा मैंने बोला था ना कि ये उनकी बेटी है, सल्लू आंटी की बेटी। वो जा रही है, उन्हें दिखाने लगती है सिड को, बट वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं एंड पूछते हैं कि कौन सा वाला घर है। तब वो पॉइंट करती है उनके घर की तरफ और वो घर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों जो है मतलब सुलोचना एंड प्रदीप, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। अंदर घुसते ही सिड के पापा उसे नोटिस कर लेते हैं और सिड भी ये नोटिस करता है कि उसके पापा ने उसे नोटिस कर लिया है। उसके बाद जो है वो उस लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और सिड अंदर जाने लगता है, बट वो लड़की बोलती है कि नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी, तुम क्या करना चाहती हो मुझे देखना है। ये सुनकर सिड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सिड बोलता है, ठीक है मिस नक्चड़ी, तुम्हें यहीं पर रहना है, यहीं पर रहो, फैमिली ड्रामा देखना है, देख के जाना और ताली भी मार लेना, सबसे अच्छा तुम पॉपकॉर्न भी लेकर आओ। आवाज़ें सुनकर सुलोचना पीछे मुड़ती है एंड सिड को देखती है। सिड को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सिड ही उनका छोटा बेटा होता है। सिड जब ये नोटिस करता है कि उसकी माँ ने उसे देख लिया है, उसके बाद जो सिड होता है वो दौड़ के जाता है एंड अपनी माँ को हग कर लेता है। सुलोचना भी हग बैक करती है। हग ब्रेक करने के बाद जो है सुलोचना उस लड़की को नोटिस करती है एंड वो लड़की जो है एम्बैरस होकर मुस्कुरा रही होती है, मतलब एक एम्बैरसिंग वाली हंसी होती है ना वैसी। और जब सुलोचना उसे नोटिस करती है तब उसे पूछती है, खुशी बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर खुशी बोलती है कि वो मैं इस आदमी को यहाँ पर मैं ही छोड़ने के लिए आई, मुझे लगा कोई लुटेरा वगैरह होगा तो मैं आपको बचा लूँगी। सिड ये सुनकर बोलता है, अच्छा इनका नाम खुशी है, तो मिस खुशी आप लुटेरे को खुद ही एड्रेस में पहुंचाती है एंड खुद भी पहुंचती है उनको बचाने के लिए। वाह क्या दिमाग है आपका। ये बोलकर वो ताली मारने लगता है। और जो है खुशी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रही थी, क्योंकि उसने क्या बोल दिया उसे पता नहीं चल रहा था। और सुलोचना ये जो सिचुएशन है उसे देख के वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाती एंड हंस देती है। सुलोचना को हंसते हुए प्रदीप एंड जो सिड होता है वो देख रहे होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने कभी ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा होता है सुलोचना को, मतलब बहुत दिनों से, क्योंकि जब वो साथ में थे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगा था उन दोनों के बीच, इसी वजह से वो मुस्कुराती ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब सुलोचना नोटिस करती है कि बाप बेटे उसे ही बहुत ही मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, तब वो चुप हो जाती है एंड पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। इतने दिनों से तुम्हें याद नहीं आई, तुम्हें इतने साल हो गए, आज अचानक से कहाँ से टपके हो। ये सुनकर वो दोनों जो उसे देख रहे थे वो मतलब टूट जाता है उनका कंसंट्रेट, गाइस कंसंट्रेट टूट जाता है। ये सुनकर जो सिड होता है वो बोलता है, वो सब छोड़िए मम्मा, आप मुझे ये बताइए कि वो लड़की कौन है जो आपके साथ थी, यहाँ से बाहर गई मैंने देखा अभी। ये सुनकर जो है खुशी बोलती है कि मैंने बोला ना ये इनकी बेटी है, तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो आंटी आपा जी से बता ही दीजिए कि वो आपकी बेटी है कि नहीं। सुलोचना को बोलने की मौका ही नहीं दे रहे थे और वो दोनों बात करने लगते हैं। सिड बोलता है, मिस बकबक चुप हो जाओ, पक 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 करते रहते हो बतख की तरह। खुशी बोलती है, आपकी तो आप अगर इनके रिलेटिव नहीं होते ना तो अभी थप्पड़ जड़ती थी आपको। ये सुनकर सिड बोलता है, हाँ एग्रेशन तो दिख नहीं रहा है, बस मुंह पे गुस्सा ला दो बस हो गया। सिड के पापा इससे परेशान हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि हर वक्त झगड़ा करते रहे हो, घर पे अपने भाभी के साथ और यहाँ पर इस लड़की के साथ, पागल हो गए हो क्या। ये सुनकर सिड बोलता है, पापा आप मुझे क्यों डांट रही हो, इन्हें डांटो ना, मैं बोल रहा हूँ कब से कि इनकी कोई बेटी नहीं है, फिर भी ये बोलने जा रही है कि बेटी है बेटी है। ये सुनकर जो है सिड के पापा सुलोचना से पूछते हैं कि कौन है वो लड़की तुम्हारे साथ थी और तुम्हें मम्मा भी बोल रही थी। ये सुनकर सिड बोलता है कि मतलब ये मिस बकबक सही बोल रही थी, आपके साथ कोई लड़की रहती है जो आपको माँ बुलाती है, कौन है वो, कहीं भाई लड़की तो नहीं बन गए। ये बोल के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है वो। तब खुशी पूछती है, क्या आपके भाई आपसे छोटे हैं। ये सुनकर सिड बोलता है, नहीं वो मुझसे बड़े हैं, 3-4 साल बड़े होंगे मुझसे। ये सुनकर खुशी बोलती है कि वो आपसे छोटे लगते हैं, वो आपके भाई हो ही नहीं सकते, वो लड़की है, और वैसे भी एक लड़का एक लड़की ऐसे कैसे बन सकती है, थोड़ा सा तो दिखेगा ना, वो एकदम ही लड़की है। इवन उनको पीरियड्स भी आते हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि वो लड़के से लड़की हो गई। सिड धीरे से बोलता है, पीरियड्स आते हैं
परेशानी वाला शक्ल लेके अपनी माँ की तरफ देखता है एंड पूछता है कौन है वो लड़की। तब सुलोचना बोलती है हो गया तुम लोगों का, मैं बोलूँ कुछ। ये सुनकर जो है सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं और सुलोचना बोलती है रुको एक मिनट, पानी पीने दो थोड़ा सा। ये बोलकर वो पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है और पानी पीती है एंड वो मन में सोचने लगती है कि कैसे बताएगी कि उसका बड़ा बेटा मर चुका है। सुलोचना बाहर आती है एंड गुस्से में उन दोनों को बोलती है कि इतने दिनों से तो एक खबर नहीं ली जा रही थी तुम्हें एंड अभी जानना है कि कौन है वो। वही इतने दिनों से मेरा ख्याल रख रही है और तुम दोनों कभी भी एक बार के लिए भी मुड़ के नहीं देखे मेरे तरफ। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और खुशी बेटा तुम अपने घर चले जाओ, अब मेरे फैमिली मैटर में नहीं पड़ो तो ही अच्छा है। ये सुनकर खुशी ऑकवर्ड होके चली जाती है बट सीड और उसके पापा नहीं जाते, वो दोनों वहीं पर रहती है। फिर से जब सुलोचना उन्हें जाने के लिए बोलती है तब प्रदीप बोलता है कि तुम ये बोल रहे हो कि हमने तुम्हारा खबर नहीं रखा, क्या कर रही हो नहीं कर रही हो हमने ये नहीं देखा, पर क्या तुमने हमारे बारे में कभी सोचा है? तुमने क्या हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया है, कनेक्शन रखने की कोशिश किया है? ये सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है एंड फिर से जाने के लिए बोलती है बट ये दोनों फिर भी वहीं पर डटे रहते हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे छोटे बेटे का डिवोर्स हो गया, बस 26 का है, अभी इसने अपने लाइफ में देखा ही क्या, बट फिर भी इसकी बीबी से छोड़ कर चली गई, क्या इस बारे में तुम्हें पता था? ये सुनकर जो है सुलोचना थोड़ी शॉक हो जाती है एंड वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बड़ा बेटा मर चुका है? सुनकर प्रदीप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड सिड भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। प्रदीप बोलता है झूठ बोल रही हो ना। ये बोलकर वो सुलोचना के कंधे को पकड़ता है, मतलब उसे कंधे से पकड़ता है एंड हिलाने लगता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा है, इसी वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया था, मुझे ये मतलब समझ में आ गया है कि अकेला रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरा बेटा अकेला है, जैसे मैं लाइफ जी रहा था वैसी ही उसकी लाइफ हो गई है। सुलोचना अपने आप को छुड़वाती है प्रदीप से एंड बोलती है तुम इसकी बात कर रहे हो कि इसका डिवोर्स हो गया है। उस लड़की का सोचो, वो 23 साल की उम्र में विधवा हो चुकी है, उसका कोई बच्चा नहीं है। 24 साल की उम्र में वो अपने पापा को खो चुकी है, उनकी भी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर वो अपनी सास का ख्याल रख रही है माँ जैसा। उसकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई। तुम सोचो ना उस लड़की का क्या, अभी बस 25 साल की है, वो ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, फिर भी वो भी एक विधवा है और सेकंड मैरिज करने भी नहीं चाहती। ये सुनकर जो है प्रदीप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड पूछता है क्या वो लड़की हमारे बहू थी? सुलोचना की आंखें आंसू से भर गए थे एंड वो सर हिला के हाँ बोलती है और बोलते बोलते नीचे बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। सिड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि उसके भाई के साथ भले उसका कोई कनेक्शन नहीं था, अभी वो दोनों टच में नहीं थे, बट उसका लाड बहुत था, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाड करता था उसका भाई उसे और वो भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। थोड़ी देर कोई कुछ भी नहीं बोलता, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है प्रदीप सुलोचना को उठाता है एंड बोलता है, उसके हाथों को पकड़ के बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये तो मैं सही नहीं कर सकता, पर कैसे हुआ ये सब, क्या तुम मुझे बता सकती हो? उसके बाद सुलोचना सब कुछ बताती है उन दोनों को। वो दोनों मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोस रहे थे क्योंकि उस वक्त पे वो साथ में नहीं थे इनके। सब कुछ सुलोचना ने अकेले ही हैंडल किया क्योंकि जो आयशी है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी तब। थोड़ी देर बाद जो प्रदीप है वो सुलोचना को बोलता है कि अब तुम दोनों हमारे साथ चलोगे, हमारे घर में रहोगे और उस बच्ची की शादी हम हमारी सीट से करवाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पर ये करना नॉर्मल है, अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो छोटे भाई के साथ शादी करवा दिया जाता है, तो हम सीट के साथ उसकी शादी करवा देंगे तो दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। ये सुनकर सुलोचना बोलती है पागल हो गए हो क्या, इन दोनों की सहमति भी ज़रूरी है, अगर दोनों में से कोई एक भी मना करता है तो ये शादी नहीं होगी। और तुमने एक सेकंड में ये सोच भी कैसे लिया कि इन दोनों की शादी करवाएंगे और दोनों मान भी जाएंगे, किसी एक से भी नहीं पूछा?
ये हमारे ज़माने में कॉमन था कि बड़े भाई की डेथ हो जाती तो दूसरे भाई के साथ उनकी वाइफ की शादी करवा दिया जाता था, बट अभी ये चीज़ नहीं है उतना कॉमन। प्रदीप बोलता है मैं वैसे नहीं बोलना चाहता था, उन दोनों की परमिशन से ही उनकी शादी होगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। एक बार ज़बरदस्ती करके देख लिया, उसकी बीवी भाग गई उसे छोड़कर और डिवोर्स पेपर भिजवा दिया कुछ दिन बाद। इसके बाद हमारे बेटे ने भी साइन कर दिया क्योंकि भाग गई तो क्या ही कर सकता है वो। चली गई तो छोड़ देना ही अच्छा है, अगर बांध के रखने की कोशिश करोगे तो रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जो चले गए हैं उनके बारे में ना सोचकर हमें हमारे बच्चों पर फोकस करना चाहिए, उनकी खुशी पर फोकस करना चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेले तो नहीं गुजार सकते, ये अभी बहुत ही छोटे हैं, बस 25-26 साल के हैं, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, अभी तक तो किसी की शादी भी नहीं हुई है और एक डिवोर्सी और एक वीडो बैठे हुए हैं हमारे घर में। तो सबसे अच्छा आइडिया तो यही है ना कि इनकी शादी करवा दिया जाए, साथ में रहेंगे, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगा इनका रिलेशनशिप और दोनों एक दूसरे के समझने लगेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। वैसे भी हमारी बहू अगर भाग जाएगी ऐसा तो कोई रीज़न ही नहीं है ना उसके पास, क्योंकि पहली वाली बहू किसी और से प्यार करती थी, हमारे बेटे से नहीं, इसी वजह से चली गई। बट ये बहू तो प्यार नहीं करती बाहर किसी को, अगर करती भी है वो तो मर चुके हैं। वो दोनों अब ऐसे ही नॉर्मली बात करने लगे थे और ये सब कुछ जो भी हो रहा था ना वो उनके आंगन में हो रहा था और सिर्फ जो है वो घर के अंदर घुस जाता है एंड देखने लगता है कि किसके साथ उसकी शादी की बात चल रही है और ही फाइंड्स आउट कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जिसे वो प्यार करता था, शादी करना चाहता था, इसी वजह से उसने उसके बाप को गाली दे दी थी। हमारा लौंडा अभी भी प्यार करता है उससे, शगुन से शादी होने के बाद भी मूव ऑन नहीं हुआ है। उस शगुन को भागने में हेल्प किया था उसने, तभी भाग पाई, वैसे भी नहीं छोड़ता अगर प्यार करता तो। काफ़ी ठीक है ना। फोटोज़ में आयशी को देखने के बाद जो है सिद्धार्थ के दिल में दर्द होने लगता है, मतलब छाती में दर्द होता है ना जब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऐसे ही मतलब दिल टूट गया था उसका, क्योंकि आयशी की शादी उसके बड़े भाई के साथ ही हुई थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो भी उससे जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था। अब भले मिल रही है बट ये तो सच है ना कि वो अपनी भाभी से शादी कर रहा है जो कि अभी भी उसके भाई से मूव ऑन नहीं हो पाई है। और ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी भी उसके भाई को प्यार करती है और उससे ब्रेकअप करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा था। तो इस वजह से जो है ना वो गाड़ी की चाबी अपने हाथों में पकड़ता है, मतलब जेब से निकाल कर, एंड उसके बाद वो बाहर जाता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि पापा आप यहाँ पर रहेंगे तो रह लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। ये चाबी दिखाकर वो जाने लगता है और उसके पापा बोलते हैं कि हाँ आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा, कल इन दोनों को साथ में ही ले जाऊंगा, तब तुम आ जाना हमें पिकअप करने, क्योंकि एक ही कार में आए थे वो। और सिड जो है तब पार्किंग के लिए गया था जब ये अंदर आ चुके थे और पार्किंग के बाद सिड को मिल नहीं रही थी घर, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया इनको, मतलब सिड को घर ढूंढने में। एंड वो पहले ही आ चुके थे, उसके पापा को मिल गए थे जल्दी, पर सिड को नहीं मिल रहे थे। वो पार्किंग करने के बाद वहाँ से निकला, उसके बाद ढूंढते ढूंढते उस गली में आया, फिर उसने घर ढूंढना स्टार्ट किया और उसे खुशी मिल गई एंड खुशी ने उसे घर दिखाया था। सिड जब घर से निकल रहा था तभी आयुषी वहाँ पर आ जाती है, मतलब थोड़ी सी दूरी में थी। सिड ने आयुषी को नोटिस नहीं किया क्योंकि आयुषी उसी घर में आ रही थी, तो उसने नोटिस कर लिया सिड को और वो मन में बोलती है कि सिड यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो आगे जाने लगती है। तब तक सिड वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो मतलब उससे पूछ नहीं पाती और अपने घर के अंदर चली जाती है अपनी माँ से पूछने की क्यों आया था सिड। अंदर जाते ही जब आयुषी प्रदीप को देखती है तब वो पूछते हैं अंकल आप अभी तक यहीं पर है। ये सुनकर जो है सुलोचना बोलती है आज रात ये यहीं पर रुकेंगे। आयुषी बोलती है कि माँ इन्होंने आपकी इंसल्ट की थी और आप इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए इजाज़त दे रही है। प्रदीप बोलता है बेटा अंकल नहीं पापा बुलाओ। ये सुनकर आयुषी बोलती है क्यों माँ आप इनसे शादी कर रही है क्या जो पापा बुलाओ। ये सुनकर सुलोचना बोलती है नहीं बेटा ये क्रिस के पापा हैं, इसी वजह से तुम भी आज से इन्हें पापा बुलाओगी। आयुषी बोलती है
मतलब ये आपके हस्बैंड है, क्रिस के पापा है, तो आप दोनों साथ में क्यों नहीं रहे थे? मुझे तो इतने दिनों तक लगा था कि वो मर चुके हैं। ये सुनकर सुलोचना बोलती है, बेटा ऐसे नहीं बोलती, ये तुम्हारे ससुर जी हैं और पैर छू उनके। ये सुनकर आयशी पैर छूती है उनके एंड बोलते हैं, प्रणाम पापा जी। ये सुनकर वो भी आशीर्वाद देते हैं उन्हें एंड बोलते हैं, बेटा और एक काम करोगे, मेरे छोटे बेटे से शादी करोगे? ये सुनकर आयशी बोलती है, क्या बात कर रहे हैं आप? आपका कोई और भी बेटा है क्या? वो अपनी माँ की तरफ घूम के ये बोल रही थी, मतलब सासू माँ की तरफ। सुलोचना बोलती है, तुम्हारे पापा को पता था कि मैं डिवोर्सी हूँ और मेरा एक और बेटा है, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? आयशी बोलती है, नहीं मैंने कभी पूछा ही नहीं, मैंने खुद से अज्यूम कर लिया था कि क्रिस आपका एक लौता बेटा है एंड आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और माँ, आप मेरी किससे शादी करवाना चाहती हैं? किसी के साथ भी मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती। मैं ना ही जानती हूँ पहचानती हूँ, डायरेक्ट तो आप मुझसे बोल रही हो कि शादी करना है। मैं ऐसे कैसे कर लूँ शादी? वैसे भी मुझे शादी नहीं करना। ये सुनकर सुलोचना बोलती है, वो लगभग क्रिश की तरह ही दिखता है, हाइट भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी अभी बाहर निकला, तुमने देखा होगा। ये सुनकर तो आयशी एकदम शॉक। वो लड़का जो अभी अभी बाहर निकला? सुलोचना बोलती है, हाँ वही लड़का। वही लड़का? आयशी बोलती है। फिर से वो दोनों मतलब आयशी कंफर्म करने लगती है और बार बार वही सवाल पूछने लगती है। सुलोचना थोड़ी सी इरिटेट होकर बोलती है, समझ में नहीं आता क्या? कब से बोल रही हूँ, हाँ वही लड़का, वो मेरा छोटा बेटा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। सुलोचना बोलती है, भले ही बड़े बेटे का नाम मैंने क्रिश रखा था, बट बहुत ज़्यादा बदमाश था छोटा बेटा, मतलब क्रिश नाम ना उसका रखना चाहिए था। एकदम अपने बाप पर गया है, इसी वजह से ये और सिड सेम है एकदम। आयशी मन में बोलती है, खुद ने ऐसे लड़के को छोड़ दिया और मुझे क्यों बोल रही है उसे शादी करने के लिए? एक बार टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है वो। सुलोचना आयशी से पूछती है, करोगी शादी? आयशी बोलती है, क्यों करो? उसके बाद सुलोचना बोलती है, हाँ क्या बोला तुमने? ये सुनकर आयशी होश में आती है एंड बोलती है, सोचूंगी, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। आयशी सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रदीप पूछता है, क्या मैं पक्का समझूं रिश्ता? आयशी मन में सोचती है कि किसी और के साथ तो ये शादी करवा ही देंगे, इससे अच्छा कि सिड से ही कर लेते हैं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पहचानती है वो। और वो हाँ बोल देती है कि ठीक है, मैं कर लूँगी शादी। रात को जब तीनों खाने के लिए बैठे थे, तब प्रदीप पूछता है आयशी से कि बेटा, क्या तुम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो? अगर तुम वो करना चाहती हो तो कर सकती हो शादी के बाद, अगर नहीं करना चाहती हो तो छोड़ भी सकती हो। हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बाहर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहती हो तो। आयशी मन में सोचती है कि बुड्ढों की टट्टी साफ करना वो किसकी ड्रीम जॉब हो सकती है, और बोलती है कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं करूँगी जॉब। आप अगर चाहते हैं कि छोड़ दें मैं ये जॉब तो मैं छोड़ दूँगी। प्रदीप बोलता है, नहीं नहीं, अगर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो कर सकती हो। आयशी बोलती है, मैं नहीं करूँगी जॉब। ये मतलब वो बहुत ही ऐसे बोल रही थी कि प्रदीप नहीं चाहता कि वो जॉब करे और वो मजबूरी में छोड़ रही है, मतलब ऐसे एक्टिंग करती है। बट प्रदीप चाहता था अगर उसे चाहिए तो करे, वरना ना करे। ना भी करेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशी पूछती है, वैसे आप क्या करते हैं? प्रदीप बोलता है, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस इन कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले तो जस्ट चल रहा था कैसे भी, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा उधारी बढ़ जाती थी, तो मतलब लोन के नीचे दब जाते थे, बट अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है 2 सालों में। जब से सिडनी जो है स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है मेरे बिजनेस को, तब से वो लकी चार्म है। ये सुनकर आयशी बोलती है, लकी चार्म? उस कमीने भी किसी की लकी चार्म हो सकती है? वैसे एक मिनट, उसकी तो शादी हो गई थी, तो ये लोग मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहते हैं? आयशी ये पूछने ही वाली थी तो वो रुक जाती है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती थी कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो डिसाइड करती है कि वो सिड से ही पूछ लेगी, इसलिए जो है वो प्रदीप से बोलती है कि पापा जी, क्या मुझे सिड का नंबर मिल सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों शादी कर रहा है मुझसे। मतलब ऐसे मैं एक विडो हूँ और वो उसकी कभी शादी नहीं हुई, तो वैसे इस वजह से मैं पूछना चाहती हूँ उससे। ये सुनकर प्रदीप हंसता है और बोलता है कि वो डिवोर्सी है, उसका भी ये पहला मैरिज नहीं है, तुमसे भी वो सेकंड मैरिज ही कर रहा है। ये
ये सुनकर आयशी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि प्लीज़ फिर भी मुझे आप उसका नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ी बात कर लूँगी तो जान पहचान बढ़ जाएगी। और इसके बाद प्रदीप नंबर दे देता है उसे। और रात को देखते हैं हम, रात में मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, तब सो रहे होते हैं सब और आयशी सिड को कॉल लगाती है। गाइस, मैं आपसे पहले एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल से हमारे यहाँ पर एक फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से घर में सब लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब घर साफ कर रहे हैं। इसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी आपको पहले के मुकाबले, मतलब पिछले वीडियोस के मुकाबले। तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। एक मिनट, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था उससे एक दिन पहले ईद है। ओह माय गॉड, आज ईद है, मैं भूल ही गई थी। मैंने सोचा था कि ईद के दिन मैं ये वीडियोस पोस्ट करूँगी और अभी तक तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो सॉरी गाइस, मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ कि मैं ये वीडियो तब पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे पता है अभी और 2 दिन लग जाएंगे इसे कंप्लीट होने के लिए। आई एम सो सॉरी। मैं विश कर देती हूँ पहले आपको ईद मुबारक सबको। जो है मुझे ऐसे उतना तो नहीं पता है इसके बारे में, पर मुझे पता है बिकॉज कुछ मुस्लिम्स फ्रेंड हैं मेरे जो सेलिब्रेट करते हैं इसे। भले बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है बिकॉज कॉलेज में ही मिले हैं हम और कुछ ही महीने हुए फ्रेंडशिप को। और मेरे अदर्स फैमिली मेम्बर्स के जो है मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो कुछ देते हैं हमें गिफ्ट में, सेवैया जैसा कुछ होता है बट बहुत ज़्यादा पतला होता है और वो ईद के वक्त ही देता है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो भी देकर गए हैं तो मुझे पता है कि आज है ईद और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं ये पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ उस दिन। मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो भी मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनसे, प्लीज़ माफ़ कर दो। अगर माफ़ कर दिया तो कमेंट में बोल देना कि हाँ माफ़ कर दिया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं इसी वीडियो में पूरी स्टोरी कवर करना चाहती हूँ गाइस, पता नहीं होगा कि नहीं। अभी छोड़ो ये सब, स्टोरी में वापस आते हैं। हम देखते हैं सिड को सो रहा होता है। हमारा बेचारा क्यूटी पाई बहुत ज़्यादा रोया है आज, इसी वजह से रोने के बाद जो सुकून की नींद आती है वो नींद ले रहा है। वो आधी रात तो नहीं थी बट 12 बज रहे थे तब। 12 बजे को ही आधी रात बोलते हैं राइट? हाँ, आधी रात हो गई थी और तभी जो है आयशी कॉल करती है सिड को एंड सिड का फ़ोन रिंग होने लगता है पर सिड उठता नहीं है क्योंकि वो सो रहा होता है बहुत ज़्यादा रोने के बाद। क्यों रो रहा था आपको पता है कि उसके गर्लफ्रेंड को किसी और ने नहीं, उसके खुद के बड़े भाई ने चुरा लिया था। ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा रोया है वो। एंड अभी जो आयशी है वो 4-5 बार कॉल कर चुकी थी और अभी ये छठी बार है, क्या बोलते हैं, छठी बार है और वो कॉल करती है और अब जो है सिड की नींद टूट जाती है एंड वो उठा लेता है कॉल को। कॉल उठाने के बाद सिड बोलता हेलो कौन है? दूसरी तरफ से आयशी बोलती है मैं आयशी हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। सिड बोलता है कौन आयशी? ये सुनकर आयशी बोलती है सो रहे हो क्या? अपने मुंह पर ना पानी मार के उसके बाद बात करते हैं। ये सुनकर जो है आयशी की बात याद आ जाती है सिड को एंड वो उठ के बैठ जाता है एंड बोलते हैं तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आयशी बोलती है तुम्हारे पापा से। सिड बोलते हैं पापा से? पापा ने तुम्हें इतनी जल्दी मेरा नंबर दे दिया और तुमने हाँ बोल दिया क्या मुझे शादी करने के लिए? सिड मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो आयशी से शादी करना चाहता था और पर मुँह पे बोलता है कि मैं तुमसे नहीं करना चाहता शादी, मेरी बीबी भाग गई है, मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूँ। और आयशी बोलती है ना ये ना नाटक मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम ही ने उसे भगाया होगा, इसी वजह से भाग गई होगी और तुम्हारा शक्ल इतनी गंदी, ये देखकर शायद डर जाती थी राइट? और अब वो मुझे हॉन्ट कर रही है। सिड बोलता है अच्छा इसी शक्ल की दीवानी थी तुम कॉलेज टाइम पर और बोलती थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम मैं ही हूँ, फिर मेरे भाई से शादी कर ली क्या? और तुमने क्यों हाँ बोला मुझे शादी करने के लिए? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो? तुम ये सुनकर आयशी बोलती है तुमने ही कुछ किया होगा, मम्मी पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बोला और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, वो
मेरी माँ जैसी है, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मैं उन्हें कैसे ना बोल दूँ। आयशी बोलती है कि मैंने हाँ बोल मन में बोलती है कि मैंने हाँ बोला इसीलिए क्योंकि अब उनके दिमाग में ये चढ़ गया है और वो किसी से भी शादी करवा देंगी मेरी। उससे अच्छा मैं तुम्ही से कर लूँ शादी। देख रहे हो, दोनों ही मन ही मन चाहते हैं शादी करना एक दूसरे से, पर मुंह पे नहीं बोलेंगे क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा ना। ईगो प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन। आयशी बोलती है तुम ही ने कुछ किया होगा, इसी वजह से वो इतने उतावले हो गए मेरे तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए। सिद्ध बोलता है सुनो मिस, मैंने ना कुछ नहीं किया, ये मेरे पापा के दिमाग में आया था कि तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दिया जाए। उन्होंने ये पहले प्रपोज कर दिया माँ को। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि तुम हो जिसके साथ मेरी शादी की बात हो रही है। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ देखे तुम्हारे भाई के साथ, तब मुझे पता लग गया कि तुमने मेरे भाई से शादी किया था मुझे डंप कर कर। आयशी बोलती है क्यों नहीं करूँ, वो तुमसे लाख गुना अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहती थी। और वो देखो कितना हैंडसम भी था, ऊपर से काम था, वो कभी भी मेरे पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। और तुम्हें देखें तो हमेशा मेरे पापा के बारे में बुराई करते रहते थे, हमेशा किसी न किसी बातों में कमी निकालते रहते थे। सुनता है ये सब और वो रियलाइज़ करता है कि हाँ वो ऐसा करता था, और आयशी को भी वो ऐसे सुनाने लगता था और लगता है कि वो भी क्या क्या कहती रहती थी। वैसे ही उनको बात करते हुए 2 बज जाते हैं। अचानक से जो है आयशी की नज़र जाती है उसके घर के क्लॉक पर और वो उसे देखती है कि 2 बज गए। ये वो ज़ोर से बोलती है और ये सिड को भी सुनाई दे जाता है। उसके बाद तो सिड अपना फ़ोन चेक करता है और देखते हैं कि वो दोनों 3 घंटे से बातें कर रहे थे साढ़े 2 घंटों से, एंड रात में 2 बज गए थे। ये देखकर वो बोलता है कि ठीक है अब कॉल रखो, बाद में बात करेंगे। और वो दोनों कॉल रख के सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों वो तीनों वहाँ से चले आते हैं। तब तक वो जो प्रदीप है वो वहीं पर रह रहे थे। आयशी ने अपने रिज़ाइन लेटर भी दे दिया था और अपना जॉब भी छोड़ दिया था, और जो क्वार्टर में वो रह रहे थे वहाँ से भी वो चले आए थे इनके घर। अब हम इनके घर का सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पर सिड था और उसका एक भाई था जो कि उसका बुआ का बेटा था, और उसकी वाइफ के साथ उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, दोनों भाई बहन की तरह लड़ते थे। उसका भाई कोई और नहीं अभी था, और उसकी वाइफ आपको पता ही होगा हमारी आरो है, और कौन होगी। आरो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, तो वो उसे नहीं पता था कि आयशी वगैरह वो आने वाले थे, बिकॉज सिड ने बताया नहीं था क्योंकि वो गुस्सा था आरू से। अगर आरू को पता होता कि उसकी परम मित्र आने वाली है, बेस्टी आने वाली है, तो वो थोड़ी ना जाती मायके वैसे घूमने के लिए। परम मित्र नहीं, परम सखी होगी क्योंकि मित्र लड़कियों के लिए यूज़ होता है शायद से। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ बता देना, अभी रिसर्च करने के मूड में नहीं हूँ मैं। गाइस एक बात बताना, कितनी गर्मी हो रही है आपके वहाँ, बिकॉज यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बिना फ़ैन के। वैसे भी ये शूटिंग करना है, ये रिकॉर्ड करना है, तब फ़ैन नहीं चला सकते वरना बहुत ही गंदा सा आवाज़ आएगा। छोड़ो ये सब, कहानी पे वापस आते हैं। वो तीनों घर आ जाते हैं और रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है क्योंकि दोनों ने यहाँ बोल दिया था। मन ही मन चाहते थे बट एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे बिकॉज ईगो है ना। ठीक है ये छोड़ो। थोड़े दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी और आरो शादी वाले दिन ही आने वाली थी, और उसे अभी तक नहीं पता था कि सिड के साथ आयशी की शादी होने वाली है, वरना वो पहले ही आ जाती। वो दोनों ही नहीं चाहते थे बड़ा वेडिंग करना, इसलिए बस घर घर में ही हो रही थी। सिर्फ कुछ ही क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ही होंगे, जब फ्रेंड्स तो नहीं होंगे क्योंकि सारे फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन टूट गया है, अभी नहीं है उतनी अच्छी फ्रेंडशिप क्योंकि सभी की शादी हो गई। और एक बार शादी होने के बाद सभी अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि फ्रेंड्स के लिए टाइम ही नहीं निकलता। ऐसे ही आ जाती है शादी वाले दिन जहाँ पर इन दोनों की शादी हो रही थी। आरू तभी तक पहुँची नहीं थी क्योंकि रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसे ठीक करने के बाद वो आने वाली थी। तो शादी हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाती है शादी, उसके बाद आरू आती है। एंड यहाँ पर आयशी को भी नहीं पता था कि आरू उसकी जेठानी बनने वाली है। पहले देवरानी थी, अब जेठानी बन जाएगी। यहाँ कितनी ज़्यादा नॉइज़ हो रही है,
मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। सुन भी पा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा वेट किया मैंने, अब शायद से नॉइस नहीं आ रही होगी। मतलब 2 घंटे पहले मैंने वो पिछला पार्ट रिकॉर्ड किया था और अभी 2 घंटे हो चुके हैं। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, उनकी शादी हो चुकी थी एंड आरव आती है उनके घर, यही चल रहा था, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आरव को जो घर के अंदर आती है एंड क्योंकि शादी कंप्लीट हो चुकी थी और अब जो है घूंघट डाल के बैठी हुई थी, जो है आयुषी वो। उसके बाद जब होता है शादी कंप्लीट हो जाती है और थोड़ी देर बाद सबसे मिलने की बारी आती है, मतलब जो भी आए थे, क्योंकि ये एक ही दिन में शादी करने वाले थे, 2-3 दिन तक नहीं खींचना चाहते थे क्योंकि दोनों की सेकंड मैरिज है। अगर आपको पता होगा कि सेकंड मैरिज में उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना फर्स्ट मैरिज में करते हैं सेलिब्रेट। उसके बाद है सब लोग, मतलब उसी दिन रिसेप्शन भी था और शादी भी थी। उसके बाद हो जाती है रिसेप्शन। अभी तक आरू और आयु नहीं मिले थे, मतलब आरू आई थी बट वो काम में बिजी हो गई थी, वो तभी तक मिली नहीं थी। और आरू को भी नहीं पता था कि आयु के साथ शादी होने वाली है एंड आयु को भी नहीं पता था कि जो है सिड उसकी देवर बन चुकी है, मतलब बन चुका है, सॉरी। आयुषी का कमरा भी चेंज हो गया था, इसीलिए वो अपने कमरे में चली जाती है, जो उसका नया वाला कमरा था, मतलब सिड का कमरा। और वहाँ पर जाके ड्रेस चेंज करके वो सो जाती है। इतना है क्या मैंने पहले ही बोला था कि ज़्यादा ये सेलिब्रेट नहीं करने वाले, तो इतना ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन भी नहीं था। जो भी डेकोरेशन था जो है आयुषी हटा देती है, उसके बाद सो जाती है। और थोड़ी देर बाद सिड आता है एंड देखता है कि आयुषी सो गई है। एक्चुअली आयुषी सोई नहीं थी, वो सोने की कोशिश कर रही थी। और सिड आता है और आते ही वो बाथरूम में चला जाता है। आयुषी को ये फील होता है तो वो आंखें खोल के देखती है एंड उसे समझ आ जाता है कि सिड आ चुका है। वो फिर से सोने की कोशिश कर रही होती है एंड मतलब आप अपने आँखों को बंद करके लेटी हुई होती है। और सिड आता है एंड उसे लगता है कि आयुषी सो रही है, इसी वजह से वो भी बगल में सो जाता है। उसके बाद जो है आयुषी सिड को हग करती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। अगर नींद नहीं आती तो हम कुछ ढूंढते हैं जिसे हम हग करके सो सके, इसीलिए वो सिड को हग करती है और बोलती नींद क्यों नहीं आ रही है आज। सिड तभी लेटा था और आयुषी की बात सुनकर वो भी अपनी आंखों को खोल देता है एंड आयुषी की तरफ देखने लगता है। आयुषी को लग रहा था कि सिड सो चुका है, सिड को लग रहा था कि आयुषी सो चुकी है, इसी वजह से वो दोनों में बातें नहीं हो रही थी। बट जब आयुषी ने सिड को हग किया तब वो दोनों ही मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं एंड आयुषी अपना हाथ हटा लेती है वहाँ से। तभी सिड उसका हाथ पकड़ता है एंड बोलता है हटा क्यों रहे हो, तुम हग कर सकती हो मुझे। ये सुनने के बाद आयुषी एंड सिड जो है वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से हग करके सोते हैं, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ सोते हैं एक दूसरे को हग करके, वैसे ही आयुषी को जो है क्रिस की याद आने लगती है क्योंकि क्रिस भी उसे ऐसे ही हग करके सोता था। और वो बोलती है कि तुम्हारा भाई भी मुझे ऐसे ही हग करके सोता था। ये सुनकर सिड बोलता है कि सच्ची मेरा भाई भी तुम्हें ऐसे ही हग करके सोता था जैसे तुम्हारी शादी होने से पहले हम। ये बोलकर वो रुक जाता है। आयुषी करके जवाब देती है। आयुषी पूछती है तुम भी अपने वाइफ को ऐसे ही हक करते थे? ये पूछकर आयुषी सिड के मुंह की तरफ देखने लगती है। सिड भी उसके साथ आई कांटेक्ट बनाता है और बोलता है नहीं, उसने तो मुझे अपना हस्बैंड कभी माना ही नहीं, वो हमेशा से अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती थी और मुझे शादी से पहले से पता था कि उसका बॉयफ्रेंड है। आयुषी पूछती है तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? सिड बोलता है वो शगुन थी, याद है ना तुम्हें शगुन? आयुषी बैठ जाती है और बोलती क्या तुमने शगुन से शादी की थी? सिड भी बैठ जाता है एंड बोलता है हाँ मैंने शगुन से ही शादी की थी ताकि अगर मेरा और उसका डिवोर्स हो जाए तो उसके घर वाले मान जाए रोहन के साथ शादी करवाने के लिए। रोहन पता है ना तुम्हें, वो फिल्म इंडस्ट्री में है और फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मल लड़कियों की शादी करवाएंगे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनके साथ। और वैसे भी तभी उसका करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था। हमारी मूवी से उसे प्रॉफिट हुआ था बट उसे फिर से बनाने के लिए उसे प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। क्या बात कर रही हो, हमारी मूवी रीशूट करने के लिए, मतलब दूसरे एक्टर्स के साथ करने के लिए उसे तो प्रोड्यूसर मिल चुका था ना जब वायरल गया था हमारा मूवी। सच बोलता है हाँ मिला था बट वो मूवी तो हो गया बट नेक्स्ट मूवी के लिए नहीं मिल रहा था। और जो प्रोड्यूसर हमारी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा था वो तो मतलब
हिट तो गई थी फिल्म, बट उसने फिर से प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया था दूसरे मूवी में, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो एक लव स्टोरी नहीं थी, वो अलग स्टोरी थी, एक अलग टाइप की, अलग जॉनरा में, मतलब जैसा मूवी किसी ने बनाया ही नहीं है हमारे इंडिया में। आयशी बोलती है तो फिर फॉरेन में बना है क्या? सिद्ध बोलता है मुझे नहीं पता ऐसे जॉनर में मूवी है भी या नहीं। वो स्टोरी थी एक भाई बहन की स्टोरी, मतलब दो स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर होते हैं जो एक दूसरे के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। पहले तो जो सिस्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा हेट करती थी अपने ब्रदर को, बट फिर से वो कैसे अपनाती है, यही स्टोरी थी। काफ़ी अच्छी स्टोरी है मुझे लगता है, तुम सुनाओगे मुझे? सिद्ध बोलता है कि इस स्टोरी के बाद जस्ट इमेजिन ऑडियो तो वही वाला स्टोरी रिलीज़ करने वाला है, वेट कर लो थोड़ा सा, वहीं से सुन लेना। आयशी बोलती है ठीक है वहीं से सुन लूँगी, तुम तो अच्छी स्पीकर नहीं हो। सिद्ध बोलता है पर किसी और चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ। आयशी बोलती है किस चीज़ में? ये बोलकर आयशी को जो है सिर लेटा देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है और बोलता, उसे देखने लगता है उसकी पूरी बॉडी को, एंड बोलता है इस चीज़ में। आयशी बोलती है ठीक है तो फिर दिखाओ तुम्हारा स्किल, और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सुबह जब उठते हैं तब जो है सिड पूछता है आयशी से क्या तुम्हें उठा कर ले चलो वॉशरूम तक, क्योंकि तुम उठ तो नहीं पाओगे। आयशी बोलती है इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं मेरे, और ये बोलकर वो वॉशरूम के लिए अकेले ही चली जाती है। सीन कट टू किचन में, वहाँ पर सुलोचना आयशी को समझा रही थी कि आज तुम्हें पहली बार खाना बनाना है, और ये सुन के आयशी बोलती है मुझे पता है आपने पहले भी समझाया था, और मैं तो कई बार खाना बना चुकी हूँ उनके लिए, ये किचन भी नया नहीं है मेरे लिए, मैं कुछ दिनों से ही यहाँ पर रह रही हूँ। और सुलोचना बोलती है कि मुझे पता है पर ये समझाना रस्म होता है इसीलिए मैं समझा रही हूँ। और उसके बाद आयशी खाना बनाने लगती है। आरू तभी भी नहीं आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह जो थे उस वक्त पे ये दोनों आ गए थे। और थोड़ी देर बाद आरू आती है और बोलती है नई बहू को तो मैंने देखा ही नहीं, कैसी है देखने में है मेरी देवरानी। ये देखकर जब आरू होती है, मतलब आयु होती है, वो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये आरू की आवाज़ है। आवाज़ सुनकर जब भी आयुषी पीछे मुड़ के देखती है और आरू को देख के शॉक हो जाती है, और आरू भी आयुषी को देखकर शॉक हो जाती है, एंड वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और पूछते हैं कैसे हो तुम। और ये देख के सुलोचना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो दोनों एक साथ जवाब देते हैं हाँ, हम दोनों कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे, इवन स्कूल में भी एक साथ ही थे। उसके बाद दोनों ही खाना बनाने लगती है, और पूरे घर के लिए अकेली थोड़ी ना बना सकती थी, इसी वजह से दोनों मिलकर बनाते हैं। और कुछ डिशेस होते हैं जो आयशी अकेले बनाती हैं क्योंकि वो एक रिवाज होती है, मीठा जो होते हैं वो, उसके बाद वो लोग सर्व करते हैं उनको। हो सकता है कि आपके वहाँ पर अलग नियम हो और हमारे यहाँ पर अलग। हमारे यहाँ पर बस एक ही चीज़ बनाया जाता है, जो भी बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग चाय बनाते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपके वहाँ अलग रिवाज है। फिर सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, तब ये बात छिड़ जाती है कि आरू एंड आयुषी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कॉलेज टाइम पे और स्कूल टाइम में वो एक ही साथ ही थे, एक ही स्कूल और कॉलेज से पास किया है उन्होंने। ये बात सुनकर जो प्रदीप होता है वो बोलता है कि सिद्ध भी तो सेम ही कॉलेज में था, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मतलब ये सुनकर वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अभी भी बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो मतलब ये जो है आयुषी वो भी सेम ही कॉलेज में थी क्या तुम्हारे? वो तीनों कुछ और जवाब नहीं पाते, इसीलिए वो तीनों ही हाँ बोल देते हैं। और फिर आयुषी से पूछते हैं और सिड से भी कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते। और आरू बोलती है मैं बताती हूँ क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ था, इसी वजह से ये बहुत मार खाता था आयुषी के पास से, तो मतलब आयुषी बहुत ज़्यादा मारती थी, इसी वजह से शर्म के मारे वो नहीं बता पाई शायद से। ये क्या बताता कि इससे मार खाता था वो जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, और ये क्या बताती अपने होने वाले पति को मारती थी वो कॉलेज टाइम पे। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और बोलते बेचारा सिड अब पूरी ज़िंदगी मार खाएगा। गाइज वैसे तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रातों की बातों से नहीं मानते, इसी वजह से पीटना पड़ता है।
बट बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला पिटाई नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक दो थप्पड़ चल जाता है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के बीच में होता है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बट आप भी मेरे पॉइंट को समझो कि वो इतना भी नहीं मारते थे कि हॉस्पिटल चला जाए। एक दो थप्पड़ कभी पीठ पे दे दिया, एक घुसा, ऐसे वैसे, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं था। ओके, बैक टू द स्टोरी। और बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जो है सबको पता चलता है कि हमारी आरू एंड अभी प्रेग्नेंट है और उनके बच्चे होने वाले हैं। ये सुनकर जो है आयशु को भी अपना बच्चा चाहिए था हमेशा से, पर जब क्रिस की डेथ हुई थी तब उसने ये मन अपना मार दिया था कि वो कभी माँ बन भी पाएगी, और उसे नहीं लगता था कि वो एक बच्चे जो है अडॉप्ट करके उसकी जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि अपना होता तो करना ही पड़ता है और अगर किसी और का होता है तो बोझ लगता है, और वो अपने बच्चे को बोझ नहीं समझना चाहती थी। इसी वजह से जो है उसने अडॉप्ट ना करने के लिए ही डिसाइड किया था। और अभी जो है क्योंकि उसकी सेकंड मैरिज हो गई है तो वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो भी चाहती थी कि उसका भी कोई बच्चा हो। कुछ महीने बाद उनका बच्चा हो जाता है और उनको एक प्यारी सी बेटी होती है, और उसके थोड़े दिन बाद पता चलता है कि आयशी भी प्रेग्नेंट है एंड उनका जुड़वा बच्चा होता है। देख रहे हैं ना फोटो में कितने प्यारे प्यारे है, एक बेटा है एक बेटी है, कितने प्यारे लग रहे हैं फैमिली। अब सिड सुधर गया था तो वो मार भी नहीं खाता था आयशी से, और बहुत खुश रहने लगते हैं सभी। और उन दोनों के पेरेंट्स की, मतलब सिड के पेरेंट्स की जो है, जो शादी है फिर से हो गई थी, मतलब री मैरिज हो गई थी, अपना डिवोर्स कैंसिल कर दिया था उन्होंने। ये आयशी के बच्चे होने के बाद हुआ था, बिकॉज तभी तक वो भले एक घर में रह रहे थे बट अलग अलग रह रहे थे। बट जब आयशी एंड सिड को इतना खुश देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में अकेला नहीं रहना चाहिए। वैसे भी वो दोनों साथ ही रह रहे हैं, इवन उम्र भी हो गई है उनकी, और वो जो है बुढ़ापे में किसी का साथ चाहते हैं तो अपना पुराना साथी ही क्यों ना। और इस कहानी का यहीं पर खुशी खुशी एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना। आई होप आपको ये वीडियोस देख के, ये कहानियाँ आपको पसंद आ रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। जब एक भी लाइक एक्स्ट्रा आता है ना तो मेरा दिन बन जाता है। अगर कोई सब्सक्राइब करता है ना तो उस दिन भी मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। इवन मेरी लाइफ में जो टेंशन होते हैं ना वो मैं भूल जाती हूँ। कोई अगर कमेंट में बोलता है ना कि आज वाला वीडियो बहुत अच्छा था, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगी। मतलब आप जो है आप ही हो जिससे मुझे खुशी मिलती है। मतलब वैसे तो पूरी दुनिया से मुझे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर आप प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हो तो मैं कभी कभी अपना पर्सनल लाइफ भी शेयर कर देती हूँ, उसमें पता होगा आपको। ना ही मेरी फैमिली उतनी अच्छी है, ना ही मेरी फ्रेंड सर्कल उतनी अच्छी है, इसलिए मैं आपसे खुश रहना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई है जो मुझे अच्छा बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको ही अपना फैमिली मानती हूँ। एंड जो ईद सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए ईद मुबारक। भले ही मैं लेट हूँ, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, क्योंकि ये मैं उसके 2 दिन बाद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जब मैंने प्रीवियसली बोला था उस दिन ईद था। एंड जो है कुछ दिन बाद आने वाले हैं बसंत नवरात्रि, उसके लिए भी बहुत, मतलब हैप्पी नवरात्रि क्या बोलते हैं, बहुत बहुत शुभेच्छा हमारे यहाँ पर बोलते हैं। मैं एक बंगाली हूँ तो मैं बंगाली की तरह बोलती हूँ। बसंती पूजा अनेक अनेक शुभेच्छा। हमारे यहाँ बसंत नवरात्रि नहीं बोलते हैं, बसंती पूजा बोलते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लास्ट टाइम, अगर आप एंड तक देख रहे तो। बाय बाय।